आज का टॉपिक है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो आज के हम पहले पार्ट में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द सेल। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे सेल किसे कहते हैं और सेल को क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द सेल, ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द सेल। तो सेल के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे कि सेल थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। उसके बाद जानेंगे सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं और सेल किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो पहले हिस्ट्री ऑफ द सेल में देखेंगे, व्हाइल एग्जामिनिंग ए कॉर्क रॉबर्ट हुक saw that the cork resemble a structure of the honeycomb consisting of many little compartment। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं जैसे हनीकॉम्ब में छोटा छोटा हेक्सागोनल शेप का बहुत सारा कंपार्टमेंट है। उसी तरह से जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व किया, उन्होंने पाया कि कॉर्क टिश्यू में भी छोटा छोटा ऐसा ही कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कॉर्क किसे कहते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। तो ट्री के बार्क से हम कॉर्क निकालते हैं। दिस was in the year 1665 when the Hooke made this chance by observation a self-designed microscope। तो उस जमाने में तो माइक्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था, इसीलिए 1665 में हुक ने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बना के उससे उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्स सेल। ये जो छोटा छोटा बॉक्स था, रॉबर्ट हुक ने उन्हें पहले सेल का नाम दिया। तो सेल किस वर्ड से आया है, सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल रूम। उसके बाद देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द सेल। रॉबर्ट हुक ने पहले सेल का टर्म दिया था। उन्होंने इसको कॉर्क में देखा था जो कि एक डेड सेल है। उन्होंने ये 1665 में ऑब्जर्व किया था। लिवेनहॉक ने सेल को पहले फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर में। तो उन्होंने कब किया था, 1674 में। उन्होंने भी खुद के लिए एक दूसरा माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, वो 1831 में किए थे। उसके बाद आए पर्किन जी ने पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म का यूज़ किया था 1839 में। उसके बाद आए स्केडन जो कि सेल थ्योरी प्लांट के बारे में दिया था 1838 में। और स्क्वान जो कि सेल थ्योरी एनिमल के बारे में दिया था 1839 में। इस सेल थ्योरी में बताया जाता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, सब सेल से ही बने और सेल ही यूनिट ऑफ द लाइफ है। उसके बाद आए ब्यूशो जिन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स अरेंज होते हैं वो सब फ्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। इसका मतलब है कोई भी सेल न्यू नहीं बनता, जो ऑलरेडी जो भी सेल है उससे ही दूसरा सेल बनता है। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं रॉबर्ट हुक का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ऐसा दिखाई देता था। उसके बाद इम्प्रूव माइक्रोस्कोप जो कि लिवेनहॉक ने बनाया था। उसके बाद ये देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आज के ज़माने में यूज़ होता है, जो कि 1940 में पहली बार यूज हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके थोड़े थोड़े पार्ट के बारे में हम जानेंगे। ये जो पार्ट है ये है आईपीस। आईपीस एक लेंस है जो हमारे आई के पास रहता है। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस डिफरेंट डिफरेंट जूमिंग कैपेसिटी का मिलता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये हमारे हर वक्त स्लाइड के पास रहता है, इससे हम स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। ये है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये एडजस्टमेंट स्क्रू हम माइक्रोस्कोप के जूमिंग कैपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है स्ट्रेच, जहाँ पे हम जो भी स्लाइड हम लेते हैं यहाँ पे एक क्लिप होता है, क्लिप के ऊपर हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को रखते हैं। ये मिरर, कुछ कुछ माइक्रोस्कोप में मिरर की जगह हम लाइट भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आया ये है बेस, जिसके ऊपर पूरा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट है आर्म। आर्म हम माइक्रोस्कोप को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आया ये है बॉडी पार्ट।
बॉडी पार्ट में हमारा लाइट रिफ्लेक्शन होके हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से आई लेंस के पास जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ द सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक ही सेल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल रहते हैं, इवन मिलियंस ऑफ सेल रहते हैं। फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, इसीलिए एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सब सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल है, जैसे आरबीसी है, हमारा मसल सेल है। ये सब सेल अलग अलग काम करते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन एक ही करते हैं। हमारे एक्सक्रीशन के लिए अलग है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, सारे सेल अलग अलग है, डाइजेशन के लिए अलग है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल में ये सारे फंक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में करता है। मोस्ट कॉमनली यूज एसेक्सुअल मेथड इज द बाइनरी फिशन विच इज सीन इन केस ऑफ अमीबा। उसके बाद आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। कुछ प्लांट लीफ से करते हैं, कुछ प्लांट हमारे रूट से करते हैं। ये सब एसेक्सुअल में जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली जो ह्यूमन करते हैं, या फिर प्लांट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि फ्लावर के थ्रू होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लाइफ स्पान के बारे में अगर देखेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पान बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, हम बाद में न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोट भी रह सकते हैं और यूकैरियोट भी रह सकते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस ही रहते हैं। एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? अमीबा, क्लामिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर में क्या देख सकते हैं? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। इन सब का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल हमें याद रखना है। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। तो सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। इसका मतलब क्या है? जो भी सेल डिवाइड करेंगे वो सिर्फ अपने ही काइंड का सेल बनाएंगे। जैसे कि ह्यूमन लोग जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेम बनाते हैं, उसी प्रकार हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ अपने ही काइंड का बनाएंगे। ऑल दिस सेल दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये विर्चुअल ने भी बताया था कि जो भी सेल आते हैं वो सब पहले से एग्जिस्ट हुए सेल से ही आते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड। जैसे कि हम ह्यूमन में देख सकते हैं, ह्यूमन में बहुत सारे टाइप्स का सेल है, नर्व सेल है, मसल सेल है, आरबीसी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। इसका मतलब क्या है? शेप एंड साइज सब सेल का सेम नहीं होता है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसका साइज और शेप कैसा होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, नर्व सेल बहुत ज़्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आरबीसी, जो कि बाइकॉन्केव शेप है, क्योंकि उससे वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। उसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट सेल का डिफरेंट डिफरेंट शेप रहता है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार। सम सेल लाइक अमीबा चेंजिंग द शेप। हम अमीबा में देख सकते हैं उसका शेप चेंज होता है। इसके बाद देखेंगे इन सम केसेस सेल dude could be more or less fixed to a peculiar or particular type of cell. For example, nerve cell है typical shape। कुछ कुछ सेल का डेफिनेट फीचर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। नर्व सेल ये है, ब्लड सेल में आरबीसी आ सकता है, डब्ल्यूबीसी आ सकता है, ये सब का अलग अलग शेप होता है। ये हम देख सकते हैं स्मूथ मसल सेल। यहाँ पे ओव्यूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू स्पर्म। ये है हमारा बोन सेल, ये है फैट सेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सभी सेल एक दूसरे से डिफरेंट है। ये है हमारा अमीबा, जो कि अपना शेप भी चेंज कर सकता है फूड गैदर करने के लिए। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristic of a living form। हम तो जानते हैं लिविंग फॉर्म का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक्सक्रीट कर सकते हैं, वो हमारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार एवरी लिविंग सेल ये सब
सर्टेन बेसिक फंक्शन जैसे कि एक्सक्रीशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये सब कर सकते हैं। वी नो दैट देर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन। तो हमारे ह्यूमन में क्या होता है, हर एक डिफरेंट टाइप के सेल को डिफरेंट फंक्शन दिया गया है। सभी सेल सभी फंक्शन नहीं करते हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि हमारा किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना, लंग्स का काम है हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करना, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना। तो ये सब के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बना है। ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप, स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। ये सब एग्जाम्पल से जैसे डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करते हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनेल कैसे कहते हैं? In fact, each cell has certain specific component within the known as a cell organelle. तो सेल ऑर्गेनल कैसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि हर एक सेल का डेफिनेट फंक्शन होता है, जैसे कि एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन। तो ये सब काम करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं सेल के अंदर, उन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल। Each kind of cell organelle perform a specific function such as making new material in the cell। न्यू मटेरियल का मतलब क्या है? जो हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो सब बनाते हैं। क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उससे भी बाहर निकालते हैं। और जो भी हमें चाहिए, जैसे कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको सेल के अंदर लाते हैं। ये सब काम करते हैं। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल। हम बाद में डिटेल्स में जानेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनल है, उनका काम क्या क्या है। These organelles together constitute the basic unit called cell। तो सेल ये सब ऑर्गेनल से मिलके अब हम देखेंगे सेल किससे बना है। सेल मेनली 3 कंपोनेंट से बना है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज्म। हर एक सेल का एक डेफिनेट शेप होता है। सेल का ये शेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण आता है। इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये ब्रेन ऑफ द सेल है, मतलब ये सेंटर में होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में कॉर्नर में होता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन इससे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि है न्यूक्लियस। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी एरिया है ये सब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।